अपनी शादी के बाद हर तरह से अपने पति को खुश रखती थी, लेकिन फिर भी मेरा पति मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करता था। और सास ने तो बांझ होने के ताने देकर मेरा जीना हराम कर दिया था। लेकिन मैं अपनी सास को कैसे बताती कि मैं बांझ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा बेटा ही नामर्द है। एक शाम मैं किचन में काम कर रही थी कि तभी बेवक्त मेरा पति घर आ गया। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे पति के हाथों में तो मेरा नाम सीमा है। हम 3 भाई बहन थे और मैं अपने दोनों भाइयों से छोटी थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सब मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मैं घर में सबकी लाडली थी, यूं मानो सबकी आंखों का तारा थी। बचपन तो बड़ा ही मजे से बीता था, लेकिन बड़े होने के बाद भी हम बीती यादों को याद करते हुए बचपन का मजा लूट लेते थे। बचपन को याद करते तब सबसे पहले याद आती थी गर्मी की छुट्टियां, जब हम एक साथ पूरा दिन कभी कैरम बोर्ड तो कभी लूडो खेलते रहते थे। जब हम इस खेल से ऊब जाते थे तब घर घर खेलने लगते थे, और इस घर घर के खेल में पहले तो हमारी शादी होती थी। इस खेल की शादी में मेरी बड़ी इच्छा होती थी दुल्हन बनने की, लेकिन मेरा बड़ा भाई कभी भी मुझे दुल्हन बनने ही नहीं देता था। अगर मैं जिद करती तो कहता कि दुल्हन बनेगी तो हम सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो स्केच पेन से मेरी मूछें बनाकर मुझे दुल्हा बना देता था। जो भाई घर घर के खेल में भी कभी मुझे दुल्हन नहीं बनाते थे, वो आज हकीकत की जिंदगी में मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, क्योंकि बड़े होने के बाद उनको भी दुनिया के इस दस्तूर को मानना पड़ा कि बेटियां पराया धन होती हैं। बेटी चाहे राजा की हो या किसी गरीब की, एक ना एक दिन तो उसे अपने माँ बाप के घर को छोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बसानी ही होती है। मेरे घर वालों ने तो पूरी कोशिश की अपने सारे फर्ज निभाने की, और शादी भी बड़ी धूमधाम से करवाई, लेकिन मेरी किस्मत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी शादी मेरी भाभी के दूर के रिश्तेदार से हुई थी, और शादी के बाद का 1 साल तो बड़ा सुकून से गुजरा था। लेकिन जब उस 1 साल में मेरी ओर से कोई खुशखबरी नहीं मिली, तब मेरी सास और मेरी ननंद मुझसे सवाल पे सवाल करने लगे थे। कहते थे कि पूरा 1 साल गुजर गया, लेकिन अभी तक तूने कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर का माहौल खराब हो जाए। वक्त यूं ही गुजरता रहा और इसी तरह 5 साल बीत गए, लेकिन मुझे अभी तक माँ बनने का सुख नहीं मिला था। सास और ननंद तो पहले से ही ताने देते आए थे, लेकिन अब तो मेरे पति प्रकाश भी मुझे ताने देने लगे थे। मेरी सास तो बार बार कहती थी कि ये तो मनहूस है, पता नहीं सिर्फ बांझ है या हिजड़ा बांध दिया है हमारे सर पर तेरे ससुराल वालों ने। प्रकाश बेटा, अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जान छुड़वाओ इस मनहूस से। बांझ ये शब्द कितना दर्द देता है, ये तो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। मैं हर रात ताने सहते हुए सोती थी, और हर सुबह कठोर शब्द मेरा इंतजार करते रहते थे। मैंने अपने भगवान से बहुत भीख मांगी, है भगवान मुझ पर अब दया करो, अब मैं थक गई हूँ लोगों के ताने सुनते सुनते। मेरी सास मुझे कभी किसी हकीम के पास ले जाती तो कभी किसी डॉक्टर के पास ले जाती थी, लेकिन हर बार मेरा टेस्ट नॉर्मल होता था। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझ में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कमी नहीं है। जब मैं प्रकाश से टेस्ट करवाने के लिए कहती तो वो इनकार कर देते थे। इसी तरह 7 साल गुजर गए, लेकिन मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी कि तभी बेवक्त अचानक प्रकाश घर पर आ गए। मैं जैसे ही किचन से बाहर निकली तो चौंक गई, क्योंकि प्रकाश के साथ एक लड़की भी थी। मेरी सास ने उनसे पूछा, बेटा प्रकाश, ये लड़की कौन है?
तब प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये तेरी बहू है और हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। प्रकाश के मुंह से ये सुनकर मेरी सास कुछ परेशान हुई, लेकिन मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई थी। मेरी सास ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि अब इस मनहूस का क्या करना है। प्रकाश ने मेरी तरफ देखा और अपने साइन किए हुए डिवोर्स पेपर मेरे मुंह पर मार दिए। उसके बाद वो उस लड़की का हाथ थामकर कमरे में चले गए। मेरी सास और मेरी ननंद सब बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। लेकिन अब मैं जिंदगी भर रोने के सिवा कर भी क्या सकती थी। मैं जानती थी जब एक औरत का तलाक हो जाए तो यह समाज उसके साथ कैसा सलूक करता है। तलाकशुदा लड़की को बोझ समझा जाता है, लेकिन शादी से पहले मुझे ये कहाँ पता था कि आने वाला वक्त मुझे इस कदर बर्बाद कर देगा। मैं तब ये कहाँ जानती थी कि मेरे दामन पर तलाक का धब्बा लग जाएगा। मेरी सास ने मुझे गाली देकर कहा, मनहूस, निकल जा अब हमारे घर से। मैंने बिना कुछ कहे अपने होठों को सी लिया। मैं क्या शिकवा करती और किससे शिकायत करती जब जख्म ही अपनों ने दिए थे। मैं कमरे में गई और अलमारी में अपने कपड़े और कुछ जरूरत का सामान था, वो सब एक बैग में भर लिया। तभी मेरी नजर उन 80,000 रुपयों पर पड़ी, और ये पैसे मैंने 5 साल में अपने खर्च में से बचाकर जमा किए थे। प्रकाश कब से कह रहे थे कि उनको एक नई बाइक लेनी है, और ये रुपए मैंने उनकी बाइक के लिए ही जमा किए थे। जाते जाते मैंने एक नजर प्रकाश की तरफ मुस्कुराकर देखा और उनसे कहा कि मैं तो पागल थी जो तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन अब मैं किसी को कोई दुख नहीं देना चाहती और बद्दुआ भी नहीं दूंगी। खुश रहो तुम दोनों, बस ये तो मेरी किस्मत ही खराब थी। और हाँ, ये लो 80,000 रुपए। तुम कहते थे ना कि तुम्हें नई बाइक लेनी है, तो ये मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। प्रकाश ने बस एक नजर मेरी ओर देखा और फिर अपनी नजरें घुमा ली। आज ना जाने कैसे मैंने भी इतना सब्र कर लिया, जो मेरी आंखों से गम का एक आंसू भी ना बहा था, क्योंकि आज सबका बर्ताव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए तो कुछ हुआ ही ना हो, पर मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं अपनी सास के पास गई और उनसे कहा कि चलो, माना कि मैं मनहूसी सही, लेकिन एक सास तो माँ के बराबर होती है ना। मुझसे कभी प्यार ना किया ना सही, लेकिन कम से कम अब जाते जाते मेरे सर पर हाथ रखकर एक आशीर्वाद तो दे दो कि भगवान मुझे ये सब सहने की हिम्मत दे। मेरी सास ने बिना कुछ बोले मुंह मोड़ लिया और मैं सोचने लगी, हे भगवान, कैसे कोई इंसान किसी से इतनी नफरत कर लेता है। अपने आप से इतना कहकर मैं अपने घर की तरफ चलने लगी, लेकिन जैसे ही कदम दहलीज से बाहर रखा, मेरे सब्र का बांध टूट गया और आंखों से आंसुओं का तूफान बहने लगा। जिस दहलीज को आरती के थाल और कुमकुम पगलों के साथ पार किया था, आज उसी दहलीज को गालियों और आंसुओं के साथ पार करना पड़ा था। बर्बाद जिंदगी, तड़पता दिल, होठों पर हजारों शिकवे, लेकिन ये सब मैं किससे कहती। मुझ पर क्या गुजर रही थी, ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। लेकिन फिर भी सब कुछ अपने दिल में दबाए रिक्शा में बैठी और अपने माँ बाप के घर की ओर चल पड़ी। घर पहुँचते ही मुस्कुराकर घर में दाखिल हुई ताकि किसी को कुछ पता ना चले। माँ पापा से मिली, भाई भाभी से मिली, सब घर पर ही थे, सब खुशी से मिले, इसलिए मैं भी सबसे मुस्कुराते हुए मिली। माँ ने पूछा, सीमा, सब ठीक तो है ना? इस वक्त अकेली आई हो, प्रकाश कहाँ है? शाम का वक्त था, मंदिर से आरती की आवाज सुनाई दी, इसलिए बिना कुछ बोले ही मंदिर में आरती के दर्शन करने चली गई। मंदिर से लौटी तो अपनी माँ से कहा, माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो ना। और माँ ने मेरे लिए खाना परोस दिया। माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में सवालों का सैलाब भरा हुआ था, इसलिए उनके सवालों से बचने के लिए खाना खाकर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ,
मैं सफर से थक चुकी हूँ, कुछ देर के लिए सोना चाहती हूँ। तब माँ ने गुस्से से कहा, मेरा दिल घबरा रहा है सीमा, मुझे सच सच बता कि क्या हुआ है, क्या प्रकाश ने कुछ कहा है तुझसे? मैं थोड़ी देर चुप रही और फिर अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूँ, कहो तो वापस चली जाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, सीमा, तेरी आंखें बता रही है कि कुछ तो बात है। मैं अपनी माँ के सीने से लगी हुई थी और बातें करते करते मेरी आवाज कांपने लगी थी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, प्रकाश ने मुझे बांझ कहकर तलाक दे दिया है। माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? तब मैंने कहा, हाँ माँ, बस हो गई तलाक। ये सुनकर मेरी माँ तड़पने लगी और उन्होंने मुझसे कहा, सीमा मेरी बच्ची, क्या हो गया है तुझे? हम उन लोगों को गिरेबान से पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, जो होना था वो तो हो गया, मुझ पर एक कयामत आनी थी जो आकर गुजर गई, अब मुझे कोई तमाशा नहीं करना है। किसी को कुछ भी पूछना या लड़ना झगड़ना, मैं किसी से कोई भी शिकायत नहीं करना चाहती, प्लीज माँ, आप भी छोड़ दें। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, ऐसे कैसे छोड़ दें, हम उनसे तेरे हक की बात करेंगे। मैंने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मेरी पूरी जिंदगी को ग्रहण लग चुका है और आप हक की बातें कर रही हैं। क्या होगा इससे? कुछ फर्क पड़ेगा उन लोगों पर? उल्टा 4 लोग इकट्ठे होकर मेरा तमाशा बनाएंगे। ऊपर से पुलिस, कोर्ट कचहरी और गाली गलौच। वो लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखेंगे, जिनको इस बात की खबर तक नहीं होगी। माँ, उसने मुझे छोड़ दिया है और अब मैं इसे मेरी किस्मत स्वीकार कर चुकी हूँ। बस अब आप भी प्लीज इस बारे में कोई बात ना करें। मैं अंदर कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई और सोचने लगी कि कैसे मैं इतना वक्त प्रकाश की खिदमत करती रही और रात को थका हारा आता तो उसके पांव दबाती रही, उसको गर्म गर्म खाना बनाकर खिलाती रही, और तो और कभी सर्दी देखी ना गर्मी, उनके कपड़े धोना और उस घर को घर बनाने में व्यस्त रही। कभी कभी तो ऐसी गरीबी में भी दिन काटे जब भूख तो लगती थी, लेकिन घर में सबको खाना देने के बाद खुद के लिए खाने का एक दाना भी नहीं बचता था। लेकिन फिर भी कभी एक उर्फ तक नहीं की, बस पानी पीकर सो जाया करती थी। मैं हर मुमकिन कोशिश करती रही कि मेरा घर आबाद रहे, लेकिन फिर भी अपने घर को टूटने से नहीं बचा सकी। ना जाने कितने ताने सुने, ना जाने कितने सख्त शब्दों को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी मिला क्या? सिर्फ तलाक। मेरी जिंदगी भी बहुत ही अजीब थी। जो बेटी बचपन में आंखों का तारा थी, बड़े होते ही पापा ने कहा कि हमारी बेटी हमारी मर्जी से ही शादी करेगी। ना पसंद पूछी, ना दिल का हाल बयान करने दिया, बस खुद ही फैसला किया और खामोशी से मुझे विदा कर दिया। जिससे शादी हुई उसने तो मेरी ना कोई कुर्बानी देखी और ना मेरा रात रात भर जागना देखा, और ना ही कभी मेरी चाहत को समझा। बस मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या हैं इस समाज के लिए? कभी दहेज के नाम पर मारी जाती हैं, तो कभी औलाद ना होने की वजह से घर से बाहर निकाल दी जाती हैं। सारी रात सोचते सोचते गुजर गई और आंख से निकला एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भिगो गया। आज मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को तो मैंने ग्रेजुएशन किया था, आगे और भी पढ़कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन शादी की उम्र ने मेरा ये सपना मुझसे छीन लिया। एक बार अगर लड़की की उम्र शादी लायक हो जाए तो समाज और परिवार वाले हर कोई उस पर शादी का दबाव डाल देता है। बातें बननी शुरू हो जाती हैं कि अरे अभी तक शादी नहीं हुई, जरूर कोई लफड़ा होगा या लड़की में कोई कमी होगी, और किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर भी लें तो वो भी किसी जाहिल मर्द के साथ शादी होने पर ही खत्म हो जाती है। क्योंकि इस जालिम दुनिया का कहना है कि मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो,
मर्द थप्पड़ भी मार दे तो भी खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे दे तो भी मुजरिम बनकर दामन पर दाग लिए खामोश रहो। वक्त यूं ही गुजरता रहा और मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, ना कोई ख्वाहिश बाकी थी और ना कोई चाहत। यूं कहो कि बस सिर्फ सांसों का सफर जारी था और उसमें भी मौत का इंतजार। अब मैं रंगीन दुनिया से डरने लगी थी और कई कई घंटों तक तन्हा बैठे बैठे ना जाने किस सोच में गुम रहती थी कि याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। रात को क्या खाया था वो सुबह तक भूल जाती थी। कभी कोई चीज कहीं रख देती थी तो अगले ही पल भूल जाती थी कि कहाँ रख दी है। मैं तो बस ये सोचकर जिंदा लाश बन गई थी कि कोई किसी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है भला। मेरे तलाक के बाद तो मैं एक पत्थर सी बन गई थी। मोहल्ले वालों के साथ साथ अब तो घर में भाभियां भी ताने देने लगी थीं। लेकिन मैं बिल्कुल खामोश रहती, क्योंकि मुझे अब इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझ में तो जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई थी। मेरे पापा ने मुझसे कहा, सीमा, भगवान जाने हमारी जिंदगी पता नहीं कब खत्म हो जाए, इसलिए हम तुम्हारी दोबारा शादी कराना चाहते हैं। मेरा भी इस बार एक ही फैसला था कि मैं मर तो सकती थी, लेकिन दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। मुझे अब शादी से नफरत हो गई थी, क्योंकि मेरी सोच अब यही बन गई थी कि सब मर्द घटिया, फरेबी और मतलबी होते हैं। बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं और मतलब खत्म होते ही अपने रास्ते का कांटा समझकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकते हैं। फिर ना वफाएं काम आती है और ना खुदा के वास्ते, बस छोड़ दिया जाता है। अपनी मर्जी से रास्ते जुदा करके हमारी जिंदगी को राख बनाकर उड़ा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद एक रिश्ता आया। लड़का दूसरे शहर में जॉब करता था। उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन अमीर था और पहले भी 2 शादियां कर चुका था। मैंने उस रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार कर दिया, और उसके बाद तो कोई 5 बच्चों का बाप, तो कोई 3 बार शादीशुदा। कभी कोई शराबी का रिश्ता आता तो कभी कोई बूढ़ा निकलता। बस अब तो इस तरह के रिश्ते आने लगे थे। लड़की कितनी भी खूबसूरत हो या कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बस एक बार तलाक का दाग लग जाए तो हमारे समाज में जैसे वो एक बेजान सी चीज बनकर रह जाती है। जिसे जो मर्जी में आता वो वैसे रिश्ते भेज देता था। लोग हम जैसी तलाकशुदा लड़कियों को नफरत की नजरों से देखते हैं, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। शराबी के रिश्ते आते थे तो लोग मेरे माँ पापा से कहते थे कि शराबी को ही दे दो, तलाक हुई है आपकी बेटी की, अब कौन स्वीकार करेगा इसे अपनी घर की बहू। वाह रे वाह, क्या समाज है। मतलब कि तलाक होने पर लड़की के लिए इस समाज के अलग कायदे कानून, और अगर लड़का तलाकशुदा हो तो उसके लिए अलग कानून। भगवान माफ करें ऐसे समाज के ठेकेदारों को, जिन्होंने ऐसे वाहियात कानून बनाकर रखे हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते आ रहे हैं जिसमें औरतों को उन पर तलाक का धब्बा लगने के बाद चोरों, डाकुओं और शराबी मर्दों की मिल्कियत समझी जाती है। मेरे लिए भी कुछ ऐसे ही रिश्ते आने लगे थे और मैं हर बार इनकार कर देती थी। सब ने बहुत समझाया कि हमारी बात मान लो सीमा, अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और जिंदगी का सफर कभी अकेले नहीं कटता। लेकिन मैं साफ शब्दों में इनकार ही करती रही कि मुझे अब कोई शादी नहीं करनी है। एक दिन शादी की वजह से मेरा अपने माँ पापा के साथ और भाई के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मेरा भाई मुझसे कहने लगा कि अब ये लड़का तो इंजीनियर है, अमीर भी है और घर भी अच्छा है, तो अब इससे तुम्हें क्या एतराज है। बस ये मेरी जिद थी कि मुझे अब शादी ही नहीं करनी है। मैंने तब तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब सब सो गए तो मैंने नींद की गोलियां खाकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर ली।
फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो माँ ने मेरी आवाज सुन ली। माँ पापा दोनों मेरे कमरे में आए। तब तक मेरी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उन्होंने जल्दी से मेरे भाइयों को बुलाया और फिर सब मिलकर मुझे अस्पताल ले गए। जब अस्पताल पहुँचे तब रात का 1 बज रहा था। डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी वार्ड में लेकर तुरंत ही मेरा इलाज शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद मुझे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सीमा मेरी बच्ची, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? मुझे जब स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया तब वहाँ एक वार्ड बॉय भी था जो मरीजों को ड्रिप और इंजेक्शन वगैरह लगाता था। उसका नाम मोहन था और डॉक्टर ने उसे कहा कि इस मरीज को जो मेडिसिन मैंने लिख कर दी है तुम्हें इनको टाइम पर खिलानी है। मोहन ने हाँ में सर हिलाया और कहा ठीक है सर। डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा, अच्छा अब मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। ये वार्ड बॉय मोहन यहीं पर है और मैंने इसको सब कुछ समझा दिया है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। रात के 2 बज रहे थे जब मेरे पापा अस्पताल के गार्डन में जाकर बैठ गए और मेरी माँ मेरे पास के सोफे पर लेट गई। मैंने जब अपनी माँ को आवाज दी कि मुझे पानी दो माँ, तब शायद मेरी माँ की आंख लग गई थी। लेकिन वो वार्ड बॉय मोहन जल्दी से आया और बोला, मैडम क्या चाहिए आपको? मैंने उससे पानी मांगा तो वो पानी लेकर आया, बाद में खुद सहारा देकर उठाया और मुझे पानी पिलाया। पानी पिलाकर वो मेरी पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, मैंने आपके पापा को रोते हुए देखा है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आप अपने पापा की बात मान क्यों नहीं लेती? मोहन ने अपनी बात आगे बढ़ाई कि मैं माफी चाहता हूँ, मेरा कोई हक नहीं है आपसे कुछ कहने का, बस दिल में बात आई इसलिए कह दी। मैं उसकी बात सुनकर खामोश रही और मोहन मेरे पास ही बैठा रहा। इतने में माँ भी जाग गई और फिर मोहन ने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा साफ किया, बेडशीट चेंज की और फिर एक इंजेक्शन लगाया। रात भर वो वार्ड बॉय मोहन मेरे पास ही घूमता रहा और दूसरे दिन जब डॉक्टर आए तो उन्होंने मेरा चेकअप किया और फिर बताया कि अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। जब तक माँ और पापा ने डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी की तब तक मोहन मेरे पास ही बैठा रहा। वो मुझसे कहने लगा कि आप भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। आप कितनी अच्छी और प्यारी हैं और आपके पापा आपकी शादी 5 बच्चों के बाप से करवाना चाहते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आपका तलाक हो चुका है। एक बार मेरे मोहल्ले में भी एक शख्स ने तलाकशुदा लड़की से शादी कर ली थी और आज वो दोनों बहुत खुश हैं। मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी आप जैसी कोई प्यारी सी लड़की से ही शादी करूंगा, भले ही फिर वो तलाकशुदा ही क्यों ना हो। ना जाने कितने दर्द दिल में लिए जी रही होती है वो लड़कियां, लेकिन मैं उसका हर दर्द मिटा दूंगा। मैं मोहन की बातों का मतलब समझ गई थी कि वो अपने दिल में मेरे ख्वाब सजा रहा था। मोहन उस दिन घर गया और अपनी माँ से कहा, माँ एक बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है जो हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने जब उसे पूछा कि कौन है वो लड़की, तब मोहन ने कहा, माँ उसका एक बार तलाक हो चुका है। माँ गुस्से में बोली, शाबाश बेटा, अब हमको समाज में ऐसे बदनाम करेगा। सब क्या कहेंगे कि कोई और लड़की नहीं मिली जो तलाकशुदा बहू लेकर आए हो। मोहन मुस्कुराकर बोला, माँ अब चाहे नाम हो या बदनामी, शादी तो मैं अब उसी से करूँगा। जब मोहन के भाइयों और बहनों को पता चला तो वो मोहन को लानत देने लगे कि बस क्या अब तेरे लिए तलाकशुदा लड़की ही रह गई थी। मोहन की बहन अपनी ननंद के रिश्ते के लिए कहने लगी और उसका भाई अपनी साली के रिश्ते की बात करने लगा। लेकिन मोहन बस एक ही जिद पर अड़ा रहा कि शादी तो वो मुझसे ही करेगा। आखिर में मोहन की माँ ने कहा, ठीक है कर लो जहाँ तुम्हें करनी है, लेकिन तुम्हारे भाई कह रहे हैं
कि शादी के बाद तुम अपनी बीवी को लेकर अलग रहना। तभी मोहन का भाई बोल पड़ा, हाँ हाँ माँ, इसे समाज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो इसी समाज में उठना बैठना है। और अगर वो लड़की इतनी ही अच्छी होती तो उसका तलाक क्यों होता भला। मोहन को किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ा, उसको रजामंदी मिल गई तो वो राजी हो गया और कहने लगा, ठीक है, मैं अलग रहूंगा। दूसरे दिन रिश्ते की बात करने मोहन, उसकी बहन और उसकी माँ हमारे घर आ गए। मेरी माँ ने मोहन से कहा, हम क्या करें बेटा, हमारी बेटी नहीं मान रही है अब दूसरी शादी के लिए। मोहन ने मेरी माँ से कहा, आंटी, क्या मैं एक बार सीमा से बात कर सकता हूँ। मेरी माँ ने हाँ में सर हिलाया और कहा, कर लो बात बेटा, आगे सब नसीब का खेल है। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी, जब मोहन को सामने देखा तो चुप हो गई। मोहन ने कहा, कैसी हैं आप सीमा। मैंने कहा, ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे। मोहन ने बहुत ही प्यार से कहा, सीमा, आपके माँ पापा से आपका हाथ मांगने आए हैं। जितना प्यार से मोहन ने ये कहा था, उतनी ही सख्ती से मैंने उसे कहा कि ये तुम्हारा पागलपन है। मैं जानती हूँ कि अब मेरी जिंदगी में मुझे अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। मोहन मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सीमा, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, बस एक बार मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। मोहन ने मुझे बहुत मिन्नतें की, यहाँ तक कि अपनी माँ की कसम भी खाई। जब उसने अपनी माँ की कसम खाई तब मैं हार गई और मैंने उसे धीरे से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। आखिरकार मोहन ने अपनी बात मनवा ही ली। मैंने भी ये सोचकर हाँ कर दी कि कोई इंसान चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन वो कभी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा। मेरी हाँ सुनकर सब बहुत खुश हुए थे और इस तरह मैं अब मोहन की हमसफर बन गई थी। मोहल्ले वाले और घर वाले मोहन को बहुत ताने देते रहे कि तुझे और कोई नहीं मिली जो तलाकशुदा लड़की को घर ले आया। मुझे और मोहन को उन्होंने अपने घर से निकाल दिया और उनका बहुत ही पुराना और कच्चा सा मकान रहने दे दिया। मोहन के भाई उससे बात तक नहीं करते थे, वो सब तो मुझे ही बहुत बुरी लड़की समझते थे। मोहन ने मुझसे कहा, देखो सीमा, मैं अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं तुम्हें मेरे घर की और मेरे दिल की रानी बनाकर रखूंगा। मैं अब जान गई थी कि मोहन एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मोहन रोज सुबह नाश्ता बनवाने में मेरी मदद करता और फिर हम दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करते थे। मोहन की पगार 12,000 रुपए ही थी, जिससे गुजारा करना थोड़ा मुश्किल था। मोहन के भाइयों ने तो घर से निकालकर हमसे अपना रिश्ता ही तोड़ दिया था। सारे भाई अब अलग अलग हो गए थे और उन्होंने तो अपने अपने घर भी बना लिए थे, जबकि हमारे पास तो एक कच्चा मकान ही था। एक दिन मोहन मेरे लिए गजरा लेकर आया, तब उसके पेपर में एक आईपीएस ऑफिसर के बारे में आर्टिकल छपा हुआ था। मैंने मोहन को वो आर्टिकल दिखाते हुए बस इतना कहा कि मैं भी आगे पढ़कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी की उम्र ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। उस दिन पहली बार मैंने मोहन के चेहरे पर मायूसी देखी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ये बात कहकर कुछ गलत कर दिया हो। लेकिन अगले दिन जब मोहन घर आते वक्त केक लेकर आया, तब मैंने थोड़ी सुकून की सांस ली, क्योंकि अगले दिन मोहन बहुत ही खुश नजर आ रहा था। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मोहन वो केक मेरे लिए लेकर आया था। उसने आते ही वो केक छुपाकर रख दिया और जब रात के 12 बजे मैं सो रही थी, तब उसने मेरे माथे पर चूमकर मुझे जगाया और बहुत ही प्यार से हैप्पी बर्थडे विश किया। मैंने हैरान होकर उसे पूछा कि मेरा बर्थडे याद था तुम्हें? तो वो कहने लगा कि अब रानी साहिबा का बर्थडे याद नहीं रखेंगे तो कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दी और फिर हम दोनों ने साथ मिलकर केक काटा। वो केक के साथ साथ एक गिफ्ट भी लाया था। मैंने गिफ्ट खोलते हुए कहा
कि क्या जरूरत थी यह सब करने की, पहले ही आप इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। तब मोहन ने हंसते हुए अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। जब मैंने वो गिफ्ट देखा तो मैं रोने लग गई, क्योंकि उसमें एक बहुत ही महंगा मोबाइल फोन था। मैं रोते हुए मोहन से कहने लगी, मोहन तुम सच में पागल हो, इतना महंगा गिफ्ट अपनी वाइफ को कौन देता है भला। मोहन ने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे और कहा, सीमा मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। मैंने उसे पूछा, लेकिन मोहन ये तो बहुत ही महंगा फोन है, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए। तब मोहन ने बताया कि वो शादी के पहले से ही अपनी पगार में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर साइड पर रखता था अपने लिए बाइक खरीदने के लिए। मैंने मोहन से कहा, तो फिर इसे खर्च क्यों कर दिए? मेरे लिए मोबाइल ज्यादा जरूरी था या आपकी बाइक? तब मोहन ने कहा, बाइक तो मैं बाद में भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी जरूरत मोबाइल की ज्यादा महसूस हुई तो ले आया। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो मोहन ने मोबाइल ऑन किया और एक साइट खोली जहां आईपीएस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता था। मैं तो हैरान होकर उसे देख रही थी। तब मोहन ने कहा, जब जागो तब सवेरा। हैरान मत हो सीमा, पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आईपीएस के लिए तुम्हें अभी अप्लाई करना होगा, वरना एक उम्र के बाद तुम ये मौका खो दोगी। मैंने मोहन से कहा, लेकिन घर वाले? तब उसने कहा कि वो तो खुद ही हमसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, तो अब उनके बारे में सोचकर हम अपने सपनों को क्यों अधूरा छोड़ें। मैं अपने तलाक के बाद तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में मुझे कोई इतना प्यार करने वाला मिलेगा। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन अब मेरे दिल में वो किसी राजकुमार से कम नहीं था। मोहन ने कहा, अब समझी रानी साहिबा कि इस वक्त ये मोबाइल क्यों जरूरी था। इससे तुम्हें तुम्हारी आईपीएस की एग्जाम्स के लिए भी बहुत मदद मिलेगी। और रही बात बाइक की, तो आईपीएस बनने के बाद तुम मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट दे सकती हो। मोहन ने ये सब मुस्कुराते हुए मजाक में कहा था, लेकिन मैंने तो ठान लिया था कि अब आईपीएस की एग्जाम पास करके उसे उसका रिटर्न गिफ्ट जरूर दूंगी, क्योंकि वो उसका हकदार था। मैंने आईपीएस के लिए अप्लाई कर दिया और खूब मेहनत की। मेरे इस सफर में भी मोहन मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ देता रहा। कभी मुझे रात भर जगाने में मदद करता, तो कभी रातों में मेरे लिए कॉफी और नाश्ता बनाता रहता। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मोहन ने मेरे घर कामों में मेरी मदद ना की हो। एग्जाम्स के दिनों में तो घर के सारे काम भी अकेले ही करता था। मैं मना करती तो कहता कि अभी सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, घर के काम तो जिंदगी भर होते ही रहेंगे। मोहन का प्यार और साथ और मेरी लगन दोनों सफल हुए और मैंने आईपीएस की एग्जाम पास कर ली। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी, लेकिन मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि मेरे आईपीएस बनने की मुझसे ज्यादा खुशी मोहन को हुई थी। मोहन मेरे आईपीएस बनने की खुशी में अपने भाइयों के घर मिठाई ले गया। तब भी उन्होंने ताना दिया, बस अब यही देखना बाकी था कि हमारा भाई अब बीवी के टुकड़ों पर पलेगा। और हंसकर मोहन का मजाक उड़ाने लगे कि बड़ा आया लाखशुदा से शादी करने वाला, खुद से तो अपना एक मकान भी नहीं बना। लेकिन मोहन बड़े भाइयों की बातों को इग्नोर करके घर वापस आ गया और खुद भी बहुत मेहनत करने लगा। देखते ही देखते मोहन ने अपना मेडिकल स्टोर खोल दिया और मेरी पगार भी बहुत ही अच्छी थी। हम दोनों ने मिलकर अपना एक बंगला बना लिया, जिसे देखकर जो लोग मोहन को घर ना होने के ताने देते थे, उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई। घर के हालात बदल गए थे और जिंदगी अब खुशियों में बदल गई थी, क्योंकि भगवान ने हमें एक प्यारा सा बेटा भी दे दिया था। मेरे पास अब सब कुछ था, लेकिन फिर भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, ये सोचकर कि मुझे तो मोहन मिल गया और मेरी जिंदगी में गम का रास्ता खुशियों में बदल गया।
लेकिन उन सभी लड़कियों का क्या, जिनको बाद में भी अच्छे जीवन साथी नहीं मिलते हैं। बहुत देर सोचने के बाद मैंने मानव समाज कल्याण नाम की एक संस्था को निर्माण किया, जहां ऐसे हर पीड़ित के मसले को हल करने की कोशिश की जाती थी। ऐसा ही एक केस मोहन ने भेजा था। एक शख्स मोहन की मेडिकल स्टोर पर दवाइयां खरीदने आया था, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके सर से खून बह रहा था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। मोहन ने उसके सर पर मरहम पट्टी की और पूछा क्या हुआ। तब वो बोला कि मेरी बीवी और उसके घरवाले बड़े जालिम हैं। वो खुद मां नहीं बन पाई, तो उसने मुझे नामर्द कहकर पूरे समाज में बदनाम कर दिया और तलाक के बदले में मेरी पूरी जायदाद अपने नाम करा ली। उसकी दास्तां सुनकर मोहन ने उसे मेरी संस्था में भेज दिया, जहां ऐसे केस को हल करने की कोशिश की जाती थी। मैं उस वक्त ड्यूटी से लौटी थी, इसलिए मैंने अपना यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया था। मैं दीवार की तरफ मुंह करके अपने बेटे से फोन पर बातें कर रही थी, तभी वो शख्स रोते हुए अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ पहुंचा। उसके आते ही मैंने फोन काट दिया और जैसे ही चेयर घुमाई तो वो शख्स मुझे देखकर धंस के जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरा पहला पति प्रकाश था। वो मुझे देखकर ऐसा चौंक गया कि उसके पास मुझे कहने को कोई शब्द ही नहीं बचे थे। उसके चेहरे पर आज भी खुद के मर्द होने का घमंड था। वो आज भी खुद को नामर्द नहीं बल्कि अपनी बीवियों को ही बांझ समझता था। उसके इस घमंड का मेरे पास एक ही जवाब था। मैंने अपने बेटे की तस्वीर उसे दिखाई और पूछा, अब बताओ प्रकाश, मैं बांझ हूँ या तुम नामर्द? अगर मैं बांझ होती तो मेरी गोद में ये प्यारा सा बच्चा नहीं होता, और अगर तुम नामर्द नहीं हो तब तो तुम्हें दूसरी बीवी से बच्चा हो जाना चाहिए था। मैंने उसे कहा, प्रकाश, मैं वही सीमा हूँ जिसने तुम्हारे घर में हर ताना सहा, हर अत्याचार को बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक उर्फ तक नहीं किया। लेकिन मेरी जिंदगी में ताने अभी खत्म नहीं हुए थे। तुम्हारे छोड़ने के बाद मुझ पर बांझ के साथ साथ एक और ताना जुड़ गया था, और वो था तलाकशुदा का। जितनी परेशानियां इस बांझ ताने से मिली, उससे कई ज्यादा परेशान मैं इस तलाकशुदा के ताने से हुई थी, जबकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ प्रकाश, कि हर लड़की सीमा नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही हर लड़का प्रकाश भी नहीं होता। ये बात मुझे मोहन से शादी करने के बाद पता चली। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सब मोहन की बदौलत हूँ। मैंने तो सिर्फ सपना देखा था कुछ बनने का, लेकिन मुझे आईपीएस बनाकर वो सपना पूरा किया मोहन ने। अपनी बीवी को बांझ कहने से पहले तुम मर्द अपना टेस्ट क्यों नहीं करवाते? शायद इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारी रिपोर्ट गलत आई तो दुनिया में बदनामी हो जाएगी। इसलिए बांझ कहकर सारा दोष हम लड़कियों पर डाल दिया जाता है। अभी भी वक्त है, अपनी सोच को बदलो और औरतों को बिना वजह बांझ जैसे ताने देना बंद करो। क्योंकि अगर तुम मर्द नामर्द होते हुए भी उस शब्द को स्वीकार नहीं कर सकते, तो तुम्हें कोई हक नहीं है एक औरत को बांझ कहने का। प्रकाश सर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा, लेकिन आज उसके पास अपनी सफाई का एक शब्द भी नहीं था। वो बिना कुछ बोले मेरी कैबिन से निकल गया, क्योंकि शायद वो जान चुका था कि असली गुनाहगार वो और उसके घर वाले हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि तलाक कब होती है? जब एक समझदार और अच्छी लड़की किसी जाहिल और बुरे मर्द के साथ बांध दी जाती है, या एक समझदार और अच्छा मर्द जाहिल और बुरी औरत के साथ बांध दिया जाता है। और हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि तलाक के केस में हर बार लड़का ही मुजरिम हो। आजकल कई ऐसे केस भी देखने मिलते हैं जिसमें लड़कियां सिर्फ दौलत पाने के इरादे से अच्छे घरों के लड़कों से शादी करती हैं और फिर तलाक के बदले में मोटी रकम की मांग रखती हैं। मेरा तो बस यही कहना है कि चाहे लड़का हो या लड़की,
कभी किसी पर जुल्म करना नहीं और कभी किसी का जुल्म सहना भी नहीं। जय जय सिया राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।